हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हिस्ट्री कवरी में। और हम बात कर रहे थे यहाँ पे कुषाण वंश की। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कुषाण वंश के बारे में। पीछे आप देख पा रहे होंगे ये कुषाण एम्पायर हुआ करता था। क्या है कुषाण एम्पायर के अलावा? देखिए, हमने जो चर्चा करी थी वो ये करी थी कि भाई साहब यहाँ पे विदेशी आक्रमणकारियों की अगर बात करें तो भारत में उस समय तक बहुत सारे आक्रमणकारी अटैक करने के लिए आतुर हो चुके थे, है ना। और आतुर की अपेक्षा अगर बात करी जाए तो यहां से सबसे पहले यवंस कहलाते हैं, जो हिंद यूनानी इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंद यूनानी, यूनान से आने वाले लोग। इसके अलावा सीरिया के आसपास सीथियंस कहलाते हैं, सीथियन, ठीक है, सीथियंस इनको कहा जाता है। इसके अलावा पार्थियंस भी कहलाने लगे फिर आगे जाके, पार्थियन, जिनको पहलब भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पहलब। इसके अलावा जो चौथे व्यक्ति हुआ कर रहे थे, एक शक भी थे। शकु के अलावा कुषाण भी हुआ कर रहे थे, ठीक है। सो हम अभी जो बात करने वाले वो हम बात कर रहे हैं कुषाणों की, ठीक है। इसके अलावा पार्थियन, पहलव, शक, सीथियन सबकी हम बात करेंगे, डोंट वरी। लेकिन कुषाणों की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने उत्तर भारत पर शासन करना चालू कर दिया। तो कौन थे ये कुषाण? अगर हम बात करें तो भाई साहब उत्तर में ये है चाइना। क्या नाम है इसका? चाइना। इसको हम चीन कहते हैं, ठीक है। चीन में उस समय एक जनजाति चलती थी, जनजाति। वो जनजाति जो थी उसको कहते हैं यूची जनजाति। क्या कहते हैं? यूची जनजाति। इस यूची जनजाति की 5 शाखाएं हुआ करती थी। कितनी? 5 शाखाएं। अब भैया ये 5 शाखाएं जो थी, इन 5 शाखाओं में सबसे कुटी पिटी जो शाखा थी, कुटी पिटी मतलब सबसे खराब बदतर जो शाखा थी, वो ही आगे जाके भारत में शासन करी कुषाण वंश के तौर पर। हुआ कुछ ऐसा कि ये जो कुटी पिटी जनजाति हुआ करती थी यूची की, इनने सबसे पहले कोशिश करी कि सबसे शक्तिशाली यूची जनजाति की शाखा को अपन जीत लेते हैं। सो चाइना में सबसे पूर्वी क्षेत्र में जिनका विस्तार हुआ करता था, ये इनने गए और युद्ध करा और ये बाबर कुटे। बहुत कुटाई हुई इनकी और इन्हें भगा दिया गया। इनने कहा कोई बात नहीं, एक से आ रहे हैं, सबसे शक्तिशाली थे, कोई बात नहीं, दूसरे से जीत जाएंगे। दूसरे के पास गए लड़ने और दूसरे ने भी बहुत फोड़ा और भगा दिया इनको। तो और ये पश्चिम की ओर भागते चले। तीसरे के क्षेत्र में पहुंचे और तीसरे ने भी हरा दिया, कुछ बचा नहीं। चौथे क्षेत्र में भी हारते हुए फिर 5वें में उस समय स्थिति ऐसी थी कि कण्व वंश खत्म हो चुका था और उत्तर भारत बिल्कुल अव्यवस्थाओं से भरा हुआ था, ठीक है। अव्यवस्थाओं से भरा हुआ उत्तर भारत जो था, उसमें फिर क्या हुआ कि काबुल के आसपास क्या हुआ कि कुजुल काडफिसेस, क्या नाम है? कुजुल काडफिसेस। कई जगहों पे काडफिसेस भी बोला जाता है, कटफिसेस भी बोला जाता है। तो कुजुल काडफिसेस या काडफिसेस जो कुषाण वंश के संस्थापक हैं। क्या है? कुषाण वंश के संस्थापक। इन्होंने क्या करा कि भैया काबुल को जीत लिया। किसको जीत लिया? काबुल को। काबुल जीत लिया। अब जीत लिया काबुल तो भैया यहाँ पे इनका हो गया कब्जा। और फिर अब हो क्या सकता है? कुछ हो सकता है? नहीं, कुछ नहीं हो सकता। फिर ये आगे बढ़े, धीरे धीरे इनने शासन किया। शुरुआती अगर हम बात करें तो 15 एडी के आसपास। क्या? 15 एडी मतलब अब यहाँ से ईसवी कहलाएगी ये, ठीक है। सो 15 ईसवी से लगभग 30 वर्षों का शासन इन्होंने किया, 45 ईसवी तक का, ठीक है। किसने? कुजुल काडफिसेस ने। और ये अपने वंश को वहां पे एस्टैब्लिश करने में कामयाब हो गए। कुजुल काडफिसेस अच्छे व्यक्ति थे, ऐसा कहा जाता है। बढ़िया उदार शासक थे। सारा गुस्सा क्योंकि नई जगह से आ रहा हो, अब उदार नहीं रहोगे तो समस्या हो जाएगी, लोग लड़ेंगे भिड़ेंगे, विरोध करेंगे, सारी चीज। तो ठीक रहा माहौल। इनके बाद जो इनके बेटे आए, कुजुल काडफिसेस के बाद कुजुल काडफिसेस, ठीक है। ये 15 से 45 एडी तक का इनका शासन रहा है। फिर इनके बाद इनके उत्तराधिकारी के तौर पे आए बिम काडफिसेस। क्या नाम है? बिम काडफिसेस। बिम काडफिसेस जो हैं ये 45 से 78 एडी तक शासक रहे हैं। इनको काडफिसेस द्वितीय भी कहा जाता है, याद रखना, ठीक है। अच्छे शासक थे, सारे प्रकार से कोई समस्या इनको थी नहीं। लेकिन हाँ, यहाँ इनकी जो उन्नति की बात करी जाए तो इनका नाम इसलिए आता है कि भारत में
भारत में शुद्ध सोने के सिक्के इन्होंने चलवाए। सोने के सिक्के किसने चलवाए? इन बिम कार्डफिसेस ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। एक चीज और मैं बता दूं, इससे पहले यूनानी शासक आ चुके थे, भारत पे अटैक कर चुके थे और कुछ जगहों पर यवन भी इनको कहा जाता है। सो यवंस ने भी क्या किया था, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलवाए थे। सोने के सिक्के, ठीक है। लेकिन शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए हैं? बिम कार्डफिसेस ने चलवाए। तो अगर कभी पूछ ले कि सोने के सिक्के किसने चलवाए, यवंस ने चलवाए हैं, यूनानी लोगों ने। और फिर अगर बात करें शुद्ध सोने के सिक्के की, तो कुषाण वंश के बिम कार्डफिसेस ने चलाए। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी कहीं भी? अच्छा, ये लोग जब भारत में आए तो भारत की संस्कृति से मिक्स हो गए। अब इनने अपने बच्चों के नाम भी हिंदू परंपरा के अनुसार, ये भी वैष्णव मतावलंबी हो गए। इनिशियली तो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, लेकिन धीरे धीरे आके ये भी वैष्णव मतावलंबी हो जाते हैं आगे चल के। तो भैया इनने अपने बेटे का नाम जो है कनिष्क रखा। क्या रखा? कनिष्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट शासक है यहाँ पे कुषाण वंश का, कनिष्क। ठीक है, तो कनिष्क की हम बात करें 78 एडी से 102 एडी इनका शासन काल है। ठीक है भाई, अब इतने सालों तक इनने शासन किया है और ये आगे चल के वैष्णव परंपरा के बाद ये वापस से बौद्ध धर्म को मानने लग जाते हैं। तो इन्होंने बहुत सारे काम करे हैं। क्या कर रहे हैं इसके बारे में हम डिस्कस यहां कर लेते हैं। कनिष्क की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, जो कुषाण वंश का शासक है। ठीक है, शासन काल है 78 एडी से 102 एडी। ठीक है, सबसे पहले जैसे ही ये शासक बने भाई साहब, 78 एडी ईस्वी की बात कर रहे हैं, इन्होंने शक संवत चालू करवाया। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कैलेंडर है शक कैलेंडर जिसको कहते हैं, ये भारत का ऑफिशियल कैलेंडर माना जाता है। भारत का ऑफिशियल कैलेंडर। ठीक है, कौन सा? शक संवत। इसके अलावा और भी बहुत सारे कैलेंडर्स हैं भारत में प्रचलित। ठीक है, सो 57 और 58 बीसी में एक कैलेंडर चला था जिसको कहते हैं विक्रम संवत। विक्रम संवत हिंदू परंपराओं के हिसाब से ये विक्रम संवत जो है हिंदू कैलेंडर माना जाता है। अभी आगे हम देखेंगे तो 319 एडी में गुप्त वंश जब स्टार्ट होगा, गुप्त साम्राज्य स्टार्ट होगा, सो वो गुप्त संवत चलाएंगे। कौन? चंद्रगुप्त। गुप्त संवत जिसको कहा जाता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपने 622 एडी का 622 एडी का हिजरी संवत का नाम भी सुना होगा, हिजरी संवत। ठीक है, सो ये 622 में स्टार्ट हो। ये बहुत सारे संवत हैं या कैलेंडर्स हैं जो अलग अलग मान्यताओं के रूप में जाने जाते हैं, अलग अलग मतावलंबी इनको मानते हैं और ये पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, सो अभी फिलहाल हम शक संवत की बात कर रहे हैं, जो किसने एस्टैब्लिश करा? कनिष्क ने। ठीक है, सबसे बढ़िया। इसके बाद हम बात करेंगे कनिष्क की। तो भाई साहब कनिष्क चूंकि इनिशियली तो वैष्णव मतावलंबी हुआ कर रहा था, है ना, और बाद में बौद्ध धर्म को मानने लग जाता है। किसको? बौद्ध धर्म को मानने लग जाता है। तो भैया इनकी 2 राजधानियां हुआ करती थी। शुरुआत तो थी इनकी पुरुषपुर की। कहां की? पुरुषपुर। पुरुषपुर आज के पेशावर को कहा जाता है। पेशावर पाकिस्तान में पड़ता है। एक तो ये राजधानी थी। आगे चल के जब इनने साम्राज्य विस्तारित किया अपना, तो दूसरी राजधानी पड़ा ली मथुरा। क्या बना ली? मथुरा। मथुरा आपने नाम सुना ही होगा, मथुरा वृंदावन उत्तर प्रदेश। ठीक है, सो दूसरी ये राजधानियां इनकी है। किसकी? कनिष्क की। ठीक है, अब बौद्ध धर्म को मानने लग गए थे। शुरुआती तौर पर ऐसा कहा जाता है कि 100 एडी के आसपास, यानी इसको कहा जाता है प्रथम शताब्दी ईस्वी, है ना। प्रथम शताब्दी ईस्वी की अगर बात करें तो 100 एडी में इन्होंने चौथी बौद्ध संगीति, कौन सी? 4th बौद्ध संगीति कराई।
बौद्ध संगीति कराने के पीछे का कारण तो हम भी डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। अगेन इसके लिए इन्होंने जो जगह चुनी वो थी कश्मीर। क्या थी? कश्मीर। और कश्मीर के कुंडल वन में, कहाँ पे? कुंडल वन में इन्होंने अपनी बौद्ध संगीति ये कराई, जिसमें जो हेड रहे वो वसुमित्र रहे थे। हमने बौद्ध धर्म को जब डिस्कस किया था उसमें हमने इसको बहुत अच्छे से देखा था। वसुमित्र के अलावा इनके ही दरबार में एक बहुत अच्छे विद्वान थे जिनका नाम है अश्वघोष। क्या नाम है? अश्वघोष। ये पहली बार उपाध्यक्ष बनते हैं इसी समिति में। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र की रचना करी हुई है। किसकी रचना? बुद्ध चरित्र की रचना करी हुई। साथ ही साथ आपने नाम सुना होगा एक बहुत बड़े विद्वान के अलावा चिकित्सक भी इनको कहा जाता है, पाणिनि का नाम आपने सुना होगा, है ना? पाणिनि। चरक का नाम आपने सुना होगा, चरक। सो चरक संहिता भी यहीं पे एस्टैब्लिश की गई, इनके समय के ही ये विद्वान रहे। और मैं आपको बता देता हूं, नागार्जुन ने शून्यवाद की खोज की है। शून्यवाद की। भारत का आइंस्टाइन कहलाते हैं ये, भारत का आइंस्टाइन। ठीक है, कौन? नागार्जुन। ये भी इनके ही कनिष्क के दरबार में शोभा बढ़ा रहे थे, सुशोभित कर रहे थे कनिष्क के दरबार को। ठीक है भाई साहब, यहां पे अब एक बहुत ही बड़ा चेंज आने वाला है बौद्ध धर्म में। क्या आने वाला है? इस चौथी बौद्ध संगीति में ही बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बट गया था बड़ी तेजी से। बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बट गया था जो थे हीनयान। कौन सा? हीनयान और महायान। क्या नाम था? महायान। अब भैया हीनयान और महायान में अंतर क्या था, क्या चीजें थी, इस पे हमें डिस्कस थोड़ा सा करना है, क्या सारी चीजें रही हैं। तो भाई हीनयान मतलब बौद्ध धर्म के जो पुराने रूल्स एंड रेगुलेशंस चल रहे हैं उसको मानने वाले लोगों को हीनयान कहा गया। देखो हुआ ऐसा था कि गौतम बुद्ध को अगर हम देखें तो गौतम बुद्ध जो रहे हैं वो 563 में उनका जन्म होता है, ईसवी नहीं ईसा पूर्व में। ठीक है, और 483 ईसा पूर्व में उनको परिनिर्वाण प्राप्त होता है। 483 ईसा। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो एडीज में आ गए हैं, यानी ईसवी में आ गए हैं। कनिष्क के समय की अगर हम बात करें तो कनिष्क का शासन 78 ईसवी से 102 ईसवी तक का रहा है। भाई साहब 78 ईसवी और 483 ईसा पूर्व मतलब लगभग 500 साल। कितने? लगभग 500 सालों का गैप हो चुका है यहां पे। ठीक है, 500 सालों का। कब? गौतम बुद्ध और कनिष्क के शासनकाल के बीच में। अब भाई साहब गौतम बुद्ध को आपने देखा होगा नहीं देखा होगा? किसने? जब उस समय में कोई रहा होगा उनने देखा होगा ना गौतम बुद्ध को, हमने तो नहीं देखा। अब हमारे दादाजी, परदादाजी और दादा के दादाजी जो भी हैं वो सभी क्या है, हमें कहानियां सुनाते थे। जिनने देखा होगा वो क्या करेंगे? वो बताएंगे कि भैया गौतम बुद्ध ऐसे दिखते थे, ऐसा कुछ चल रहा था, सारी चीजें बता रहे होंगे। चलते जाएंगे, उनके अगले बेटे जो हैं उनकी पीढ़ियां भी गौतम बुद्ध के बारे में जानती है। लेकिन अचानक से क्या हुआ कि बीच में सुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वाला जो है कुछ समय काल रहा है, यानी 185 ईसा पूर्व से अब लगभग 78 ईसा पूर्व पहले तक ईसवी तक की हम अगर बात करें सो ये भी लगभग 250 साल हो गए। 250 साल है ना। सो 250 वर्षों से यहाँ पे ब्राह्मण धर्म चल रहा है। कहाँ पे? भारत में ब्राह्मण धर्म चल रहा है, यानी बौद्ध धर्म अभी संकुचित हो चुका होगा। तो जो भी बौद्ध धर्म को माने, देखिए होता ये था कि राजा जिस धर्म को मान रहा है प्रजा उस धर्म को ज्यादा मानना चालू कर देती। क्यों? क्योंकि राजा उस हिसाब से कंसेशन और सारी चीजें करेगा। अगर आप उस धर्म को नहीं मानते तो हो सकता है राजा गुस्सा हो या चार चीजें। तो लोग बाग जनरली क्या करते थे कि अपने धर्म को परिवर्तित कर लेते थे। अब लगभग 250 सालों से ब्राह्मण धर्म चल रहा है भारत में। बौद्ध धर्म, जैन धर्म ये थोड़े से संकुचित अवस्था में है, सिकुड़ गए। तो भैया फिर कोई शासक आया है जिसने बौद्ध धर्म को माना है, तो अब वो सारी जनता को भी बौद्ध धर्म की एक ऑब्वियस बात है कोशिश करेगा कि भाई बौद्ध धर्म स्वीकार हैं लोग और सारी चीजें। इसके लिए क्या होगा कि भाई अब भूल गए हैं कि गौतम बुद्ध कैसे थे, क्योंकि 250 सालों से कोई गौतम बुद्ध के बारे में ज्यादा चर्चाएं नहीं हो रही हैं। जो भी विद्वान है वही कर रहे हैं, बाकी तो ज्यादा है नहीं। तो अब यहाँ नया अच्छा दूसरी चीज ये हो गई कि जो बौद्ध संघ के भिक्षु वगैरह हुआ कर रहे थे उस समय के, वो भी अब क्या हो गए? भिक्षु वगैरह। ठीक है, सो ये भिक्षु वगैरह भी अब चेंज हो गए, ये भोग विलास में पढ़ने लग गए। कहां पढ़ने लग गए? भोग विलास में हो गए लिप्त।
ठीक है। सो ये भी अब वही काम करने लगे जो उस समय के ब्राह्मण कर रहे थे शुरुआती तौर पे जब नए धर्म आ रहे थे। सो जो ब्राह्मण कर रहे थे वैसा ही ये बौद्ध भिक्षु वगैरह भी करने लग गए। तो इससे भी कहीं ना कहीं जो प्रजा है वो उसमें एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो अब उस सारी चीजों को चेंज करने के हिसाब से नई शाखा बनाई गई जिसको कहा गया महायान शाखा, बौद्ध धर्म की महायान शाखा। इसमें बहुत सारे परिवर्तन आए। सबसे बड़ी चीज जो आई वो आई मूर्ति पूजा, ठीक है। मूर्ति पूजा की बात सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहां पर वैज्ञानिक विचारधारा की बात करें, ठीक है, विचारधारा और भी बहुत सारे चेंजेस यहां महायान शाखा में हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन मूर्ति पूजा, और आपको मैं बता दूं कि ये मूर्ति पूजा 100 एडी के आसपास 100 एडी के आसपास स्टार्ट हुई है। तो भारत में कोई भी मूर्ति कितनी ही पुरानी, भारत क्या आस पड़ोस में, मतलब आज के पाकिस्तान अफगानिस्तान की भी हम बात करें तो भैया 100 एडी से पहले की कोई मूर्ति जब चलती नहीं थी भगवान की तो कहां से मिलेगी। यानी कोई भी मूर्ति लगभग 2000 साल पुरानी ही हो सकती है भगवान की, है ना। बाकी तो बहुत सारे मिट्टी के बर्तन और मृण मुद्राएं वगैरह मूर्तियां मिल जाएंगी, लेकिन भगवान की मूर्तियां का प्रचलन ही कब हुआ, कनिष्क के कार्यकाल हुआ, जब इनने गौतम बुद्ध की बड़ी बड़ी मूर्तियां बनवाना चालू करी तो बाकी धर्म के लोगों ने भी अपने भगवानों की, देवी देवताओं की मूर्तियां बनाना चालू कर दी। समझ रहे। तो ये सारी चीज यहाँ पर प्रमुख रूप से महायान शाखा में देखने को आपको मिलेगी। फिर क्या हुआ कि कनिष्क ही बहुत बड़े शासक हुआ करते थे जिनने उत्तर भारत पे अपना कब्जा जमा के रखा, लेकिन उत्तराधिकारी इनके भी अच्छे योग्य निकले नहीं। इसके बाद वशिष्ठ होविस्क टाइप, वशिष्ठ होविस्क, ठीक है, वशिष्ठ होविस्क ये भी आए हैं शासन करने। आखिरी शासक इनका भी वासुदेव होता है और फिर भैया कुषाण वंश भी समाप्त हो जाता है, ठीक है। सो कुषाण वंश के बाद अब अचानक से यहाँ पे फिर क्या हुआ, कुषाण वंश के समय से ही सामंतवादी प्रक्रिया यहां स्टार्ट हो गई। क्या हो गई, कुषाण वंश, क्योंकि देखो यार होता वंश वही है जैसे कनिष्क हो गए। अब कनिष्क ने इतना बड़ा साम्राज्य अपना स्टैब्लिश तो कर लिया, लेकिन चूंकि बौद्ध धर्म को मानने लग गए तो आप भी अहिंसा और सारी चीजों पर विश्वास करने लग गए हैं। तो क्या हुआ कि भाई साहब आप अब खुद तो स्वयं इन चीजों में इन्वॉल्व हो गए नहीं, तो आपने सेना में क्या किया, या अपने साम्राज्य को क्या कर दिया, साम्राज्य जो आपका चल रहा है उस साम्राज्य को सामंतों में विभक्त कर दिया। सामंतों में, सामंत मतलब क्या होता था कि आपका ये जो पूरा इलाका है भारत वाला या फिर उत्तर भारत वाला, तो उसमें ये ऐसे इलाके आपने पर्टिकुलर लोगों को दे दिए और ये इनकी खुद की सेनाएं होती थी। ये सेनाओं के अलावा खुद ही टैक्स वगैरह कर वसूल करते थे और सारी सुख सुविधाएं वगैरह कुछ एक भाग जो है वो राजा को दे देते थे वार्षिक कर के रूप में, और बाकी की खुद ही व्यवस्था करते थे। तो सेनाएं वगैरह किसकी हुआ करती थी, अब सामंतों की सेनाएं हो गई, राजाओं की सेना तो बची नहीं, छोटी टुकड़ी हुआ करती थी, बड़ी सेनाएं नहीं थी। जब भी कभी बड़ा युद्ध करना हो तो अगर शक्तिशाली शासक है तो वो इन सामंतों को अपने कब्जे में रखता था, तो बढ़िया है भैया, सुनते थे इनके सामंत बात। लेकिन जैसे कोई अयोग्य उत्तराधिकारी आया, कमजोर शासक आया, ये सामंत खुद खड़े हो जाते थे अपनी सेनाएं लेके और राजा बन जाते थे, ठीक है। सो यही सारी चीजें अब यहाँ भी स्टार्ट हो जाती हैं कुषाण वंश में भी। कहा, कुषाण वंश के बाद भी। तो भैया छुटपुट छुटपुट कुषाणों के सामंत ही हुआ करते थे, जो आगे चल के हम बात करेंगे किसकी, गुप्त साम्राज्य की या गुप्त राजवंश की, जो प्राचीन भारत का स्वर्ण काल कहलाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.